नाउ लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को क्या पढ़ना है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो इस चैप्टर में कुछ और पहले से पढ़ा होगा तो कुछ आइडिया होगा। स्टैटिस्टिक्स हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, राइट? बताओ किस चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है, एनी आइडिया? सर डेटा। डेटा के बारे में, ठीक है। डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए। डेटा एनालाइजिंग। डेटा एनालाइजिंग, ओके। और सर इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में लाके एनालाइज करना। हम्म, सही है। एनालाइज करके हम लोग करते क्या है बेसिकली? एनालाइज मतलब क्यों किया जाता है, बोलो। सबसे पहले बताओ डेटा क्या होता है। सर कोई इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल? कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। हम्म, और सर कितना So the सेंटीमीटर रेनफॉल। क्या? और क्या हो सकता है? सर so रेनफॉल का number of trees मेजरमेंट। planted in past 1 month. हम्म, डेटा देखो, डेटा से तो हम लोग ऐसे देखोगे तो चारों तरफ से घिरे हुए ही है, राइट? तुम्हारे मोबाइल से लेकर के सभी जगह डेटा ही है, और तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे, है कि नहीं? यस सर। जितना यस सर। जितना भी तुम वेबसाइट्स देखते हो या सोशल मीडिया देखते हो, राइट, न्यूज़ देखते हो, तो बात होता किसका? बात तो इसी चीज़ का ही तो होता है, डेटा का ही तो बात होता रहता है। न्यूज़ भी जो आता है वो डेटा से ही रिलेटेड अधिकतर होता है कि नहीं? तो इसका बहुत ही बड़ा अपने आप में रियल लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, और डे टू डे हम लोग इसके बारे में जानते भी हैं और सुनते भी हैं, ठीक है। और इसका अभी तो अभी जैसे जैसे देख रहे होगे कि इसका और ज़्यादा जो महत्व है वो बढ़ने लगा है धीरे धीरे, है कि नहीं? इसका जो डेटा का जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ने लगा है। क्यों बढ़ने लगा है, बोलो। सर इसलिए क्या, क्योंकि पैंडेमिक टाइम में कितने केसेस हैं उन सब के डेटा। और तो पैंडेमिक से पहले नहीं था डेटा का यूज़? नहीं सर, मतलब आपने पूछा कि क्यों बढ़ने लगा है ना, तो इसलिए। हाँ, मतलब एक वो तो एक रीज़न है ही, साथ ही साथ जो जब से इंटरनेट आया है, खास करके 2000 के बाद के, तुम कह सकते हो डिकेड्स में, है ना, 2000 के बाद के जितने भी डिकेड्स थे उन सभी में डेटा का जो महत्व है वो इसलिए बढ़ने लगा है क्योंकि इंटरनेट है, ठीक है। और इंटरनेट आने की वजह से क्या हुआ है ना कि सारे जो भी वर्ल्ड के जितने भी जगह है, जितने भी कंट्रीज है, सब जुड़ चुके हैं आपस में, है ना। अब कोई मतलब ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे रह करके तुम बाहर के बारे में नहीं जान सकते, या बाहर का कोई आदमी यहाँ के बारे में नहीं जान सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इंटरनेट एक अपने आप में ही कह सकते हो मतलब डेटा का पूरा ट्री है वो, है ना, पूरा डेटा का ट्री है, या कलेक्शन ऑफ डेटा उसी के पास है। अभी जितना भी चीज़ है सब तो इंटरनेट में मौजूद ही है लगभग, है ना। और इसका आगे चल करके भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ आएगा ही आएगा, है ना। तो इसी से फिर बहुत सारे तुम कह सकते हो कि बहुत सारे कैरियर जो है वो फिर नए नए मतलब उभर करके आ रहे हैं, जैसे डेटा साइंटिस्ट हो गया, डेटा एनालाइजर हो गया, राइट। बहुत तरीके का इस पे भी कह सकते हो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डेटा, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर जो है ना ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और अभी देखोगे तुम जब जेई एडवांस का जो अपडेटेड सिलेबस आया है ना, जेई एडवांस 2023 का जो अपडेटेड सिलेबस आया है, उसमें तुम देखोगे कि स्टैटिस्टिक्स पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है। उसमें पहले स्टैटिस्टिक्स पे उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया गया जाता था, लेकिन 2023 वाले सिलेबस में खास करके स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर को जोड़ा गया है। ठीक है, उस पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन अब जो है एडवांस में खास करके क्वेश्चंस आएंगे अब। ठीक है, तो इसके पीछे एक मुख्य रीज़न ये भी हो सकता है। आ रहा है बात समझ में? क्योंकि आने वाले समय में डेटा बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो डिमांडिंग रहेगा। ठीक है, तो जिसके पास उसका स्किल है या जिसके पास उसका नॉलेज है, उनका रिक्वायरमेंट रहेगा ही रहेगा। राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें क्या है, जैसे अभी 9th क्लास में मतलब ऐसे तो 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है ये चैप्टर, है ना। 6th क्लास से तुमने डेटा के बारे में कुछ कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दिया है ना, कुछ कुछ हम लोगों ने सीखना स्टार्ट कर दिया था 6th क्लास से। राइट? तो धीरे धीरे देखते होगे कि मोर और लेस जो रहता है चीज़ें सेम ही पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। 6th क्लास में भी सेम, 7th क्लास में भी सेम, 8th क्लास में भी सेम, 9th क्लास में भी लगभग थोड़ा सा मीन मीडियन मोड वहाँ से इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों को पढ़ना है, अगर पूरे मतलब पहले से लेकर के जो अभी तक पढ़ते आ रहे हो, तो उसमें तो सबसे जो बेसिक टर्म्स है वो तो पता ही होगा, है ना। बेसिक टर्म्स जैसे डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा सेट का मतलब क्या होता है। राइट? और फिर उसी तरीके से कह सकते हो कि डेटा जब हम लोगों ने लिया, राइट, सबसे पहला काम क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज़ डेटा हम लोग ले रहे हैं कहीं से, यानी कि डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं सबसे पहले तो, है ना। और ये सब जो भी करते हैं वो किसी खास पर्पस के लिए ही होता है। जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं वो कोई खास पर्पस के लिए ही होता है। राइट? जैसे मान लो कि हमें जानना है कि इस स्टेट में किसी पार्टिकुलर जगह पे कितने पॉपुलेशन है, राइट, कितना जनसंख्या है उस जगह का, वहाँ पे उस जनसंख्या में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे नहीं हैं, कितना कमाते हैं। राइट? और फिर उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं वहाँ से। तो वो सारे भी क्या है, वो एक तरीके का डेटा ही तो है कि नहीं। फिर उस पार्टिकुलर एरिया में कितने एज ग्रुप के लोग रहते हैं, मतलब ज़्यादा ओल्ड एज के लोग हैं, ज़्यादा एडल्ट लोग हैं, या ज़्यादा टीनेज लोग हैं। राइट? तो कौन ज़्यादा है, उसके हिसाब से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसी तरीके से तो चीज़ें निकल करके आता है कि नहीं। जो भी तुम सर्वे वगैरह होता है, राइट, जितना भी सर्वे होता है, तो सर्वे का भी खास पर्पस क्या रहता है, डेटा को कलेक्ट करके एक खास इंफॉर्मेशन निकालना। राइट? कि कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, कितने लोग अबव पॉवर्टी लाइन है, पर कैपिटा इनकम कितना है हम लोगों का। आ रहा है बात समझ में? फिर Yes, sir. Yes, sir. फिर कह सकते हो कि लोग कितना कमा रहे हैं आमतौर पे, ठीक है, उस पार्टिकुलर रीजन में। राइट? तो अब वो डिपेंड करता है, राइट, अब जोग्राफिकल रीजन पे भी डिपेंड करता है, ज्योग्राफी पे भी डिपेंड करेगा, है ना। अब जैसे मान लो कि जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे ऑब्वियसली है कि लोग जो होंगे वो बाकी टीयर 2 या टीयर 3 सिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा कमा रहे होंगे। राइट? वहाँ पे लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है कि नहीं। Yes, आ रहा है sir. बात समझ में? Yes, sir. तो ये सारी चीज़ें भी जो है हम लोगों को कहाँ से पता चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग कहीं ना कहीं से कलेक्ट करके ला रहे हैं, और वहाँ से हम लोग उसको फिर क्या करते हैं, किसी खास ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं फिर, है ना। कलेक्शन के बाद ही आता है क्या, रिप्रेजेंटेशन, है ना। कलेक्शन देन आफ्टर देन रिप्रेजेंटेशन, है ना। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस डेटा को, कलेक्ट तो कर लिया, राइट, अगर उसको रिप्रेजेंट करना है या इसको किसी को दिखाना है, राइट, किसी मतलब दिखाने का भी तरीका होता है ना। एक तो टैबुलर फॉर्म में दिखा सकते हैं, या फिर हम लोग चाहे तो Pie chart. पाई चार्ट में दिखा सकते हैं, या तो बार ग्राफ्स में दिखा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के टर्म्स में दिखा सकते हैं।
राइट। तो अलग अलग कह सकते हो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के भी, है ना, राइट। फिर रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या आता है, उसको रिप्रेजेंट कर लिया, देन उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं फिर हम लोग, या एनालाइज और इंटरप्रेट जो है वो एक दूसरे के मतलब रिलेटेड ही है। तो पहले हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं, मतलब देख करके उससे हम लोग क्या क्या इंटरप्रेट, सॉरी एनालाइज मतलब हो गया क्या कि उसको हम लोग क्या निकाल सकते हैं उससे, राइट, कुछ मीनिंगफुल हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। आ रहा है बात समझ में। देन एनालाइज करने के बाद हम लोग उसको इंटरप्रेट भी करते हैं, है ना। इंटरप्रेट करने का मतलब हो गया कि क्या हम लोग मतलब जो भी चीज़ें हम लोगों ने उससे निकाला, राइट, तो उसके बाद फिर क्या हम लोग उसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, या किस किस जगह पे उसका यूज़ होगा, या फ्यूचर में कैसा हो सकता है, राइट। तो वो सारी भी चीज़ें हमें हमें कहाँ से पता चलता है, डेटा से ही पता चलता है। बोलो, ये सारी चीज़ तो मतलब ये सारे टर्म्स जो है ऑलरेडी पढ़ रखा है, ओके। तो हमारा Yes, जो sir. मेन फोकस है अप टू क्लास 10th लेवल, वो हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा मेन फोकस है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा, या सॉरी रिप्रेजेंटेशन तो पढ़ लिया है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, ठीक है। मतलब कि कोई भी हमारे पास अगर डेटा सेट दिया हुआ है, कोई भी हमारे पास एक डेटा सेट दिया हुआ है, उस डेटा सेट के कोरस्पॉन्डिंग कोई एक खास वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं क्या, जिससे कि उस वैल्यू से ही पता चल जाए उस पूरे डेटा सेट के बारे में, ठीक है। ये बात समझ में आया। जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है, लेट सपोज करो कि तुम्हारे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ओके, तुम्हारे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ओके, और उन स्टूडेंट्स का हमें जानना है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके कह सकते हो मार्क्स जानने हैं, ठीक है, किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, साइंस सब्जेक्ट में जानना है हमें मार्क्स, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट में जानना है हमें मार्क्स, ठीक है। और मान लो कि प्रिंसिपल को देना है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल जानना चाहता है कि तुम्हारे क्लास में 10th क्लास में 50 लोगों के मतलब 50 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं साइंस में, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल जो है वो अब हर एक स्टूडेंट का देखने जाएगा, राइट, या फिर मतलब एक हमें एक तरीके से अगर उसको बताना है तुरंत से, प्रिंसिपल के पास अगर समय कम है, अगर उसको जल्दी से बताना है कि मार्क्स 10th स्टूडेंट का कितना आ रहा है, तो हम लोग एक खास वैल्यू को निकालते हैं फिर, है ना, एक खास पार्टिकुलर वैल्यू को निकालते हैं, ओके। और वो जो पार्टिकुलर वैल्यू है उससे हमें पूरे क्लास का परफॉर्मेंस पता चल जाता है उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, राइट। तो उसी को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कह रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो होता है ना, वही होता है सेंट्रल वैल्यू। क्या होता है? सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, या सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, वैल्यू या सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा, ओके, टेंडेंसी ऑफ डेटा, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब जो भी डेटा सेट दिया है हमारे पास उसके बीच का कोई वैल्यू ऐसा है, राइट, उसके बीच का कोई एक वैल्यू है ऐसा जो कि उस पूरे वैल्यू मतलब पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो उसके मापने का मापदंड क्या है? 3 तरीके से मापते हैं हम लोग, है कि नहीं? 3 तरीके से मेजर किया जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। क्या क्या है वो 3 तरीके से मेजर करने का? So mean, median, mode. हाँ, मीन, मीडियन एंड मोड। आ रहा है बात समझ में? मीन, मीडियन और मोड। मीन को ही हम लोग दूसरे भाषा में एवरेज भी कह सकते हैं, ओके। दूसरे शब्दों में हम लोग इसको एवरेज भी कहते हैं, ओके। और फिर आगे जब प्रोबेबिलिटीज़ को पढ़ लोगे ना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी को जब इससे लिंक करोगे तो इसको हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहेंगे, ठीक है।
क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये अभी नहीं आएगा, ये क्लास 11 ट्वेल्थ में आएगा। ओके, तो वो रिलेटेड किससे, मीन से ही रिलेटेड है बेसिकली। ओके, फिर मीडियन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन वो एक तरीके से मिडिल टर्म को रिप्रेजेंट करता है ना, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को मीडियन रिप्रेजेंट करता है। और मोड किसको रिप्रेजेंट करता है, मोड तो किसको जो रिपीटेटिव वैल्यू है बार बार रिपीट हो रही है मैक्सिमम टाइम। हाँ, मतलब जिसका वैसे डेटा को रिप्रेजेंट करता है जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, राइट, वो बार बार ऑकर हो रहा है, या ऐसा कह सकते हो ट्रेंडिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रेंडिंग, है ना, जैसे होता है ना ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है कोई पार्टिकुलर मतलब ट्वीट। ओके, तो ट्रेंडिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी किससे रिलेटेड है, मोड से रिलेटेड है। आ रहा है पैसा में? यस सर। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो तीनों सेंट्रल वैल्यू हैं, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी है डेटा का, मीन मीडियन मोड, वो किन किन जगहों पे लगा सकते हैं, मतलब क्या सभी जगह तीनों लगेगा या किसी खास जगह पे तीन लगाते हैं हम लोग, बोलो। ये तीनों का जो सब यूज होता है वो किस जगह पे हो सकता है, मतलब किसी पार्टिकुलर जगह पे होता है या हमेशा कहीं भी हो सकता है तीनों का। बोलो। सर इसके लिए मैथमेटिकल वैल्यू इंफॉर्मेशन होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो जो भी मीन मीडियन मोड हम लोग निकालते हैं, ये तो पता चल गया कि वो सेंट्रल वैल्यू देता है जो भी डेटा सेट लोगे, है ना। डेटा सेट का मतलब क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ डेटा, जो भी तुम कलेक्टेड डेटा ले रहे हो उसके लिए जो मीन मीडियन मोड निकाल रहे हैं, राइट। तो क्या हम लोग हर एक टाइप के डेटा के लिए मीन मीडियन मोड निकालते हैं या किसी खास डेटा के लिए हम लोग मीन मीडियन मोड निकालते हैं? सर किसी भी डेटा सेट के लिए निकाल सकते हैं। अच्छा, किसी भी डेटा सेट के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, क्या? बोलो। देखो, इसमें किसी भी डेटा के लिए नहीं निकाल सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? बोलो। हेलो। यस सर। किसी भी डेटा के लिए नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए डिपेंड करता है कि कंटेक्स्ट क्या है हमारा, राइट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट। ओके, कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या है कि किस जगह पे इसका यूज़ हो रहा है, मतलब कि उसके पीछे का तुम कह सकते हो मीनिंग क्या है, राइट, उस डेटा के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मीन के बारे में बात करें, ठीक है, तो मीन कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, मीन कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास जो भी डेटा सेट दिए हुए हैं, राइट, तो उस डेटा सेट के लिए जो भी वैल्यूज़ होंगे ना, जो भी वैल्यूज़ होंगे मतलब नंबर्स होंगे, जो भी डेटा है, ठीक है, तो उनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा, मतलब ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? उन नंबर्स में ज़्यादा बड़ा डिफरेंसेस नहीं होगा। ओके, तो उस केस में हम लोग मीन निकालेंगे तो चलेगा, ठीक है। बोलो। जब कभी भी अगर हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है, लेट सपोज करो कि अगर जैसे यही वाला एग्जांपल मैंने लिया था, राइट, जैसे 50 स्टूडेंट थे, उनका मार्क्स अगर हमें निकालना है तो उसका एवरेज अगर हम लोग निकाल लें या मीन निकाल लें डायरेक्ट, तो भी वो हमारा सेंट्रल वैल्यू देगा, एंड इट्स परफेक्टली फाइन। ओके,
तो वहाँ पे उस कंटेक्स्ट में हम लोग मीन निकालना सही है, ठीक है। देन उस केस में हमारे पास मीन निकालना क्या है, सही है, ठीक है। यस सर। ओके, तो यस सर। उस कंटेक्स्ट में हम लोग मीन निकाल सकते हैं अगर, अब ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल मेरे से ये समझो कि अगर मान लो कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, कोई एक कपड़ा बनाने का कंपनी है, ठीक है, मान लो कि, या यूनिफॉर्म बनाता है वो, ठीक है, वो कंपनी क्या बनाता है, यूनिफॉर्म, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में आया वो कंपनी, ओके, उसका कंपनी कुछ भी होगा, यूनिफॉर्म कंपनी, चलो इसे यही नाम देते हैं, यूनिफॉर्म कंपनी, ओके। तो ये अगर कंपनी आ रहा है तुम्हारे स्कूल में और अगर चाहता है ये तुम्हारे क्लास के लिए कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है, चाहता है तुम्हारे क्लास में उसको यूनिफॉर्म बनाना है, राइट। तो अब जाहिर सी बात है कि सबका कुछ ना कुछ कह सकते हो उसका लेंथ या मतलब जो भी उसका साइज होगा वो लगेगा, है ना। शर्ट का कुछ साइज होगा, ट्राउजर का कुछ साइज होगा, इस तरीके से, राइट। तो वो जो यूनिफॉर्म कंपनी आया बनाने के लिए, तो अब उसने डेटा लिया 50 बच्चों का, ठीक है, उसने कितने स्टूडेंट्स का लिया, 50 स्टूडेंट्स का डेटा लिया, ठीक है। और उसने ऐसा ऑब्जर्व किया, राइट, उसने ऐसा ऑब्जर्व किया, सिर्फ अभी हम शर्ट के बारे में ही लेते हैं, ठीक है, सिर्फ एक एग्जांपल से ही समझो। अगर मान लो कि सिर्फ शर्ट ही बनाना है उसको सभी के लिए, ओके। तो अगर शर्ट बनाना है तो 50 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मान लेते हैं कि अगर सभी को मान लो साइज लेट सपोज 32 जो भी है, 32 34 जो भी है, ठीक है, तो उस तरीके से आ रहा है ना। उसके पास साइज है 32 है, 34 है, 36 है एंड सो ऑन, इस तरीके से, ओके, 30 भी है, ऐसा है, ओके। लेकिन अब यहाँ पे उसने ऐसा ऑब्जर्व किया, राइट, उसने अब ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो भी इंफॉर्मेशन उसने लिया है ना, जो भी डेटा लिया क्लास से, तो वहाँ पे पाया गया कि 10 स्टूडेंट्स में 30 आ रहे हैं, मतलब 30 साइज वाले कपड़े आ रहे हैं, और बाकी जो 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बाकी जो 40 स्टूडेंट्स हैं उनको 32 साइज आ रहा है, ओके, ऐसा। बाकी जो 40 स्टूडेंट्स हैं उनको 32 साइज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उस यूनिफॉर्म कंपनी के लिए जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल वे होगा मतलब उसको सामान भेजने का, तो वो किससे प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकता है ज़्यादातर, बताओ। इस डेटा से ही देख के हम लोग बता सकते हैं डायरेक्ट, ऑब्वियसली है कि सेकंड वाले सेकंड से। वाले से, है ना, सेकंड वाले से ही वो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल दैट इज हैविंग 32 साइज इज मोर, ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो इनका संख्या ज़्यादा है, इस वजह से इनका संख्या क्या है, ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये हम लोगों को जो आइडिया दे रहा है, राइट, वो वही आइडिया को हम लोग क्या कह रहे हैं, मोड कह रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उस डेटा के लिए। बात समझ में आ रहा है, या कह सकते हो कि वो डेटा जो है वो ट्रेंडिंग है, राइट। ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज इन फैशन, है कि नहीं, जो अभी आमतौर पे ज्यादातर चल रहा है, राइट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यस सर, आ रहा। Yes, sir. ठीक है। तो सर। तो इस सिनेरियो में अगर मीन निकालने जाओगे तो मीन निकालोगे अगर इस तरीके से ना, तो तुम्हें कुछ वैल्यूज जो आएंगे कुछ अटपटा वैल्यू आ जाएगा। अगर इसको निकाल करके भी देखो, जैसे मान लो कि मैंने इसका निकाला ना, तो इसका 10 इंटू 30 प्लस कितना आ जाएगा, 40 इंटू 32, ठीक है, डिवाइडेड बाई 50, यही करेंगे। ओके, तो ये करोगे तो अगर इसको हम लोग अलग अलग लिख दें, 30 ये बाई 50 और ये 40 32 बाई 50, ऐसा अगर लिखें तो ये 0 0 कैंसिल, 5 से 2 बार में, और ये 0 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, ये लगभग निकालोगे तो 6 प्लस ये कितना आ जाएगा, 4 है ना, तो 4 बाई 5 यानी 0.8 इंटू 32 करो तो कितना आता है, 6 प्लस ये पॉइंट में कुछ आएगा देखो, है ना, यहाँ पे अगर करोगे तो मतलब जो भी आएगा आंसर पॉइंट में आएगा, है ना। यहाँ पे अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अगर निकाल के 8 16
24 31.6। है ना, 31.6। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीन निकाल रहे हैं वो डेसिमल में आ रहा है, तो ये डेसिमल 25.6। 25 है ना, 6 5 11, ठीक तो है, 31.6 आएगा। 31। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेसिमल में आ रहा है ना, तो डेसिमल में तो हम लोग कपड़े के साइज लेते नहीं है ना, डेसिमल में तो हम लोग कपड़े का साइज लेते नहीं, तो यहाँ पे मीन निकालने का ऐसा कुछ मतलब नहीं बनेगा। आ रहा है बात समझ में? सर इसे यूजफुल है, राउंड ऑफ कर सकते हैं ना? राउंड ऑफ तो कर ही सकते हो, वो तो बात अलग है। जैसे मतलब मैंने तो ऐसा डेटा लिया है ना जहाँ पे ये लगभग 32 के बराबर आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब यहाँ पे तो आ जाएगा 32 के अराउंड, राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि तुम डायरेक्टली डेटा को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा सेंट्रल वैल्यू हम लोग लगा सकते हैं, ये कहने का मतलब है। हम तुम्हें कंटेक्स्ट बता रहे हैं, कंटेक्स्ट कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा सेंट्रल वैल्यू हम लोगों को निकालना है कब। ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम इस तरीके का अगर डेटा दिया हुआ है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ऑकरेंस आ रहा है किसी एक पार्टिकुलर डेटा के लिए, तो वही डेटा लेना ज़्यादा यूजफुल है ना। तो वहाँ पे मीन निकालने का कोई मतलब नहीं बनता फिर। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ओके। Yes. ये हो गया, मीन हो गया, मोड हो गया। अब मीडियन अगर हम लोग देखें, मीडियन के बारे में, तो मीडियन हम लोग कब यूज कर सकते हैं, मतलब किस कंटेक्स्ट में यूज कर सकते, किया जा सकता है मीडियन? कोई आइडिया? मीडियन हम लोग कब यूज कर सकते हैं? मीडियन का देखो, मीडियन का जब हम यूज हम लोग तब करते हैं जहां पे जो डेटा सेट दिया हुआ है, राइट, जो भी डेटा के अंदर वैल्यूज है ना, उनके बीच में डिफरेंस कुछ ज़्यादा हो जाए, है ना, या कुछ एक ऐसा वैल्यू आ जाए जो कि मतलब अ, उस डेटा के लिए, मतलब उस पूरे डेटा के लिए है ना, वो एक तरीके का कह सकते हो, मतलब डिस्टर्ब कर देगा उस वैल्यू को। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, ऐसा आ रहा है और अचानक से 1000 आ जाए, राइट, तो ये जो होगा ये पूरे डेटा को डिसरप्ट कर देगा, है कि नहीं? यस सर। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें अगर तुम इसका एवरेज निकालने जाओगे, तो इसका एवरेज अगर तुम निकाल करके भी देखोगे तो कितना आ जाएगा, 10 20 30 और प्लस 1000, है ना, और 4 डिवाइडेड बाई 4। इसका अगर मीन निकाल करके देखें तो कितना आ जाएगा, 20 30 50 और 10 60, तो 1060 डिवाइडेड बाई 4, तो ये देखोगे कितना आ जाएगा, 215, सॉरी 215 नहीं, कितना हो जाएगा ये, 8 26 6 4 ज़ा 24 एंड देन 245, राइट, 245 आ जाएगा। तो ये तो इसके बीच में कहीं पे सेंट्रल वैल्यू है ही नहीं 245, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यहाँ पे ये देखो, ये जो है पूरा का पूरा इसका जो है ना मीनिंग ही खराब कर देगा मीडियन। ठीक है, देखो इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो कि हम लोगों को बताना है कि लेट सपोज करो, इसको कैसे समझेंगे, हाँ, जैसे लेट सपोज करो कि अगर हमारे पास बताना है कि किसी पार्टिकुलर कंट्री में कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, किसी कंट्री में लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, तो उसको बताने के लिए ना मीडियन एक यूज़फुल टूल है। क्यों यूज़फुल टूल है? क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि भारत पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा जो हैं वो एक तो इससे जुड़े हुए हैं, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं ज़्यादातर, राइट, ज़्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। देन उसके बाद जा कर के कुछ लोग फिर वो करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ अपना सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, राइट, फिर कुछ जॉब करते हैं, फिर जॉब में भी अलग अलग तरीके के वैराइटीज़ ऑफ मतलब जॉब होते हैं, तो उनका भी सैलरी फिर उनका भी रेंज अलग अलग रहता है ना। 10,000 रुपये से स्टार्ट होकर के 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख तक, करोड़ों तक जाता है फिर, है ना। फिर उसी तरीके से बिजनेसेस भी जो करते हैं, बिजनेस में भी जो प्रॉफिट होता है उसमें भी बहुत तरीके के बिजनेसमैन है ना, जिनका लो इनकम है, जिनका मिडिल इनकम है और जिनका हाई इनकम है, राइट। तो ये बीपीएल फिर
बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो डिसाइड कैसे होगा। ओके, तो इसमें हम एक छोटा सा ही एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर कुछ लोग हैं जो कि 1000 रुपीज़ अगर अर्न कर रहे हैं, ठीक है, फिर कुछ लोग हैं जो 2000 रुपये अर्न कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो 3000 रुपये अर्न कर रहे हैं, ठीक है, फिर कुछ लोग जो हैं वो लेट्स सपोज करो 30,000 अर्न कर रहे हैं, ठीक है, और फिर कुछ लोग जो हैं वो 80,000 भी अर्न कर रहे हैं। इस तरीके से बात समझ में आ रहा है। तो अगर यही 5 एग्जांपल अगर हम मतलब 5 ये डेटा लेते हैं हम लोग सिर्फ, ठीक है, तो इससे अगर हम लोग मीन निकालें, ठीक है, और तब हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन डिसाइड करें इस डेटा से, इस 5 जो हमने अभी लिखा है, ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 1 6, ठीक है, और ये 8 3 11, तो 1 ये 6000 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 3, तो 23,200। है ना। तो यहाँ से देखो अब ये जो डेटा आ रहा है ये इतना रुपए, तो क्या ये पॉवर्टी लाइन को तुम कह सकते हो क्या बोलेंगे इसको, मतलब पॉवर्टी लाइन को क्या ये सेटिस्फाई कर पाएगा ऐसा। ये जो 23,200 है, अब इसमें से देखोगे तो इसमें से जो मिनिमम वेज वाले हैं वो तो मतलब 1000 वाले भी हैं, 2000 वाले भी हैं, 3000 वाले भी हैं, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 23,200 रुपये आया, ठीक है, तो इसमें तो ये वाला भी इसमें शामिल हो गया ना फिर, मतलब 30,000 से जो नीचे वाला होगा जिनका इनकम, राइट। तो यस सर। ये कह सकते हो बिलो पॉवर्टी लाइन डिसाइड हो गया फिर, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है ना ये मतलब करेक्ट पिक्चर नहीं देगा तुम्हें, ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा है, ओके, क्योंकि हमारे मतलब यहाँ पे जो हमने इन्फॉर्मेशन लिया है या डेटा लिया है उसका ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत कम मतलब बहुत कम इनकम वाले भी लोग हैं। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो जब हम लोग मिडिल वैल्यू निकाल लेते हैं ना, इस डेटा को अरेंज करके जब हम लोग मिडिल वैल्यू निकाल लेते हैं जिसको हम लोग मीडियन कहते हैं, तो वो ट्रू पिक्चर देगा। क्योंकि ऐसा क्यों है ना, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है, राइट, जो हमारे पास डेटा आ रहा है, ये डेटा तुम कह सकते हो कि क्या कहेंगे यहाँ पे, मतलब इसमें डिफरेंसेस ज़्यादा है। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू है ना, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये मिडिल वैल्यू जो होगा ना वो ट्रू पिक्चर देगा फिर। तो यहाँ पे जो मिडिल वैल्यू अरेंज किया हुआ है ये ऑलरेडी, तो इसका मिडिल वैल्यू यही आ जाएगा 3000, तो ये थोड़ा ट्रू पिक्चर देगा तुम्हें। बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए तो मतलब अगर नंबर्स में ज्यादा गैप हो तो मीडियन निकालना। हाँ, मीडियन निकालना ज़्यादा सेंसिबल होता है फिर उस केस में, ओके। ठीक है। बात समझ में आ रहा है। यस सर। सर बट मीडियन लोएस्ट वैल्यू के तो क्लोज है, पर हाईएस्ट वैल्यू से तो बहुत दूर हो जा रहा है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, इसका कंटेक्स्ट ही, जैसे कंटेक्स्ट क्या था कि हमें बिलो पॉवर्टी लाइन सेट करना है ना, हमको तो ये है ना बिलो पॉवर्टी लाइन सेट करना है। तो तुम अगर मीन के हिसाब से अगर चलोगे तो इसमें तो बहुत हाई इनकम, मतलब लगभग कह सकते हो मॉडरेट लेवल के भी लोग आ जाएंगे इसमें, है ना। मतलब 23,200 जो है वो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये कहने का मतलब है मेरा। यस सर। है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होगा, पॉवर्टी लाइन से जो नीचे है ना, तो उनका इनकम भी जो होगा वो थोड़ा कम ही होगा एज कंपेरेटिव टू जो हायर इनकम वाले सेक्टर में आएंगे, राइट। तो वो ट्रू Yes, पिक्चर sir. वो ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा है, मेरा कहने का मतलब है ना, ये जो मीन है वो ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा है यहाँ पे बीपीएल के लिए, तो उस कंटेक्स्ट के लिए वो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। यस सर, तो अंडरस्टूड। तो उस कंटेक्स्ट में हमें मीडियन निकालना ज़्यादा सेंस रहेगा। बात समझ में आया। तीनों के लिए डिफरेंस किस किस जगह पे क्या क्या यूज़ करना है, मीन मीडियन मोड कब कब यूज़ करना है। यस सर। ठीक है, ये देखो ये आइडिया, ये जो 3 चीज़ है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को ये पता नहीं रहता है। इनफैक्ट जो लोग 12th भी पास कर जाते हैं उनको भी नहीं पता रहता है, मतलब तीनों का यूज़ कहाँ कहाँ है और कब कब है।
तीनों रहता एक ही चीज़ है, तीनों बताता सेंट्रल वैल्यू है, लेकिन कब कब किस किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है वो नहीं पता है। ठीक है, तो ये सर पता। मीन निकाल बोलो। सर मीन निकालने के लिए जो डेटा गिवन रहेगा उसमें कम गैप होना चाहिए ना? हाँ, यूजुअली होना तो चाहिए कम गैप, राइट। हम्म। ठीक है, जैसे देखते भी होंगे कि स्कूल में जो भी मार्क्स वगैरह रहता है या जो हाइट रहता है, तो उसमें जो गैप रहता है वो काफ़ी कम ही रहता है, उतना गैप नहीं रहता है। ठीक है, यस सर। तो इसलिए वहाँ पे मीन निकाल करके ही हमारा काम चल जाता है। लेकिन मीडियन के लिए जब आएगा तो मीडियन में ज़्यादातर ये वाला जो चीज़ है, बीपीएल डिसाइड करना, या किसी तुम कह सकते हो किसी कंपनी का सैलरी को डिसाइड करना कि वो सैलरी मतलब कितना वो सैलरी देते हैं ऑन एन एवरेज, जिसको हम लोग कहते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज वैसे नहीं निकाला जाता मीन से, उसमें फिर मीडियन से निकाला जाता है, क्योंकि उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनका सैलरी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, करोड़ों में हो सकता है ना। तो वो जो गैप है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस सिनेरियो में। ठीक है, ये होता है। या फिर तुम कह सकते हो जो प्रॉपर्टी को बाई करते हैं, राइट, घर खरीदना है, राइट, तो उस केस में भी मीडियन का ही यूज़ होता है फिर, क्योंकि वहाँ पे भी जो गैप होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 10 लाख, फिर 20 लाख, फिर 40 लाख, फिर 80 लाख, फिर करोड़, राइट। तो उस केस में जो होता है मीडियन ज़्यादा ट्रू वैल्यू देगा एज कंपेरिजन टू मीन। ठीक है, और मोड तो ईजी है, मोड तो तुम्हारा समझ में आ ही रहा है कि जिसका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो वहाँ पे मोड ही प्रेफर करेंगे फिर। ठीक, यस सर। ओके। तो मीन निकालने के लिए अब तो ईजिली हम लोग जानते ही हैं कि मीन निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि अगर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, डेटा दिया हुआ है, तो उन सारे डेटा को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। ये तो सबसे कह सकते हो बेसिक फॉर्मूला है इसका, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन वट एवर यू गेट, ठीक है, इन डेटा। तो सभी को सम करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आ रहा है बात समझ में? ये होता है क्या, मीन, है ना। ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होगे, क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे होगे मीन का ये फॉर्मूला, या एवरेज भी कहते हैं इसको। ओके, अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है, x1 एक ऑब्जर्वेशन है, x2 एक ऑब्जर्वेशन है, x3 एक ऑब्जर्वेशन है, एंड सो ऑन, राइट, xn। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, राइट, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मीन हमारा कैसे लिखोगे, डायरेक्ट मीन बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन, जो भी है सारा xn तक ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर n, राइट, है कि नहीं। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्लियर है। और मीन को यस। मीन को जनरली जो हम लोग डिनोट करते हैं, या तो इसको हम लोग म्यू से डिनोट कर सकते हो, या फिर किसी किसी किताब में x बार से भी डिनोट होता है, इस तरीके से। ठीक है, दोनों से डिनोट कर सकते हैं हम लोग, म्यू से या फिर x बार से। ओके, ये पता है ना इसको क्या बोलते हैं, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू। यस सर। ये x बार है ना, म्यू इसमें भी आया होगा फिजिक्स में भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब पढ़ते हैं। यस सर। ठीक है, तो उस सिनेरियो में हम लोग कर सकते हैं इसको। एंड उसके बाद फिर अगर मान लेते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक, तो हमें ये जो पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है x1 वो रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो उसका फ्रीक्वेंसी मान लो f1, मतलब f1 टाइम्स रिपीट कर रहा है, राइट। फिर उसी तरीके से x2 ये f2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, फिर ये x3 ये मान लो f3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, एंड सो ऑन। तो ये xn जो है वो fn टाइम्स रिपीट कर रहा है। देन इफ वी वांट टू राइट द मीन, क्या बनेगा, तब मीन क्या बनेगा, x1 f1, है ना,
क्योंकि रिपीटेटिव एडिशन इज मल्टीप्लीकेशन बेसिकली। यहाँ पे क्या x1 प्लस एक्स वन प्लस एक्स वन ये रिपीट कर रहा है ना, तो सबको ऐड ही करना है ना, f1 टाइम्स है तो x1 इंटू f1 हो जाएगा डायरेक्ट, है कि नहीं। ठीक उसी तरीके से x2 इंटू f2 देन x3 इंटू f3 एंड सो ऑन, कहाँ तक xn इंटू fn। ये हो गया डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये डिसाइड करेगा, है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो डिसाइड करेगा ना। तो f1 प्लस f2 प्लस f3 ये सारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। बोलो ये समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो x1 f1 x2 f2 यहाँ से लेकर के अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3 fn तक। तो इसी को देखो, अब इसी को बार बार हम लोग इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय, है ना, बिकॉज मैथमेटिशियंस आर लेजी, तो ऐसा कर सकते हैं, समेशन लगाया xi fi i बराबर 1 से लेकर के n तक, काम खत्म। उसी तरीके से नीचे भी समेशन लगाया fi i बराबर 1 से लेकर के n तक, काम खत्म। ठीक है, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, ये हो जाएगा फॉर्मूला। बोलो समझ में आ रहा है? तो वो सिग्मा के नीचे क्या लिखा आपने? आई बराबर, यहाँ पे देखो ना, ये इस तरीके से करते हैं ना, जैसे x1 f1 है तो i बराबर 1 रखोगे तो x1 i की जगह पे 1, यहाँ पे भी तो x1 f1 हो जाएगा, फिर प्लस i की जगह पे 2 रखेंगे तो x2 f2 हो जाएगा, फिर प्लस i की जगह पे 3 रखेंगे तो x3 f3 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो अपर लिमिट यहाँ पे इसका n है, इस तरीके से। वही चीज़ हम लोग नीचे में भी कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी। तो समेशन ऑफ fi, तो इसको मतलब इसी को हम लोग कैपिटल N से भी लिख सकते हैं, मतलब कैपिटल N बराबर समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, ओके, जो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हुआ बेसिकली, है ना। तो इसके जगह पे कैपिटल N से भी लिख सकते हो, ओके। किताब में ये लिखा रहता है, ये वाला भी सिंबल यूज़ किया जाता है डायरेक्ट, ओके। तो ये हो गया मीन, जब हमारे पास इस तरीके का डेटा रहता है, ठीक है। तो ये जो इस तरीके का जो डेटा है, जहाँ पे इंडिविजुअल डेटा आ रहा है, x1 x2 x3 x4 xn, ऐसा जो डेटा आ रहा है, उस तरीके के डेटा को हम लोग क्या कहते हैं? उस तरीके के जो डेटा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलो, नहीं पता? अनग्रुप्ड डेटा। क्या कहते हैं? अनग्रुप्ड डेटा या फिर डिस्क्रीट डेटा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ये जो डेटा है ना, अलग अलग है, x1 अलग है, x2 अलग है, s3 अलग है, x4 अलग है एंड सो ऑन। अनग्रुप्ड है, मतलब इसका कोई क्लास नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, ओके। तो इस तरीके के जो डेटा होते हैं वो अनग्रुप्ड डेटा कहलाते हैं या डिस्क्रीट डेटा कहलाते हैं, अलग अलग है इस वजह से, ठीक है। तो इनका यूज़ जो है वो तो कुछ हद तक ही आता है, क्योंकि अगर मान लो डेटा अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हो जाए, काफ़ी ज़्यादा हो जाए, है ना, 1000 हो, 100 हो, 500 हो, तो उस केस में फिर डिस्क्रीट लिखने का फिर मतलब नहीं बनेगा, है ना। फिर उस सिनेरियो में हमारे पास डिस्क्रीट लिखने का कोई मतलब नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तब जाकर के जो इंट्रोडक्शन आया दैट इज ग्रुप्ड डेटा का। आ रहा है बात समझ में? ग्रुप्ड डेटा, है ना। तब जाकर के हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। फिर ग्रुपिंग करने का मतलब क्या है कि किसी पार्टिकुलर ग्रुप के साथ उस पार्टिकुलर उसके अंदर जितने भी डेटा आ रहे हैं उसको लिखते चलेंगे, है ना। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मार्क्स का ही एग्जांपल लेते हैं। मार्क्स जो भी आ रहा था साइंस का, है ना, आउट ऑफ 50 अगर हम लोग लिखते हैं, आउट ऑफ 50, ठीक है। और मान लो स्टूडेंट्स हमारे पास है काफ़ी, 100 स्टूडेंट्स हैं मान लो, ठीक है। तो इसके लिए अब सभी के लिए 100 डेटाज लिखने से अच्छा है कि अगर हम लोग उसको ग्रुप कर दें, है ना। ग्रुप करने का मतलब क्या है? 0 से 10 के बीच में कितने लोगों को आ रहा है,
फिर 10 से 20 के बीच में कितने लोगों को आ रहा है, देन 20 से 30 लोगों का 30 कितने लोगों को आ रहा है, ठीक है, देन 30 से 40 कितने लोगों को आ रहा है, एंड 40 से 50 कितने लोगों को आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया हमारा क्लास इंटरवल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल, राइट। और ये यस सर। और ये जो भी होगा वो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होना चाहिए, राइट। क्योंकि अभी जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना क्लास 10th लेवल पे या उससे भी आगे, वो हम लोग इसी के लिए पढ़ेंगे जो कि कंटिन्यूअस होगा। मतलब कि यहाँ पे कहीं पे गैप नहीं दिख रहा है ना, लगातार है। 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, फिर 10 से 30 है, फिर 30 से 40 है, एंड 40 से 50 है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस जब होता है तो उसमें जो लोअर लिमिट होता है वो इंक्लूडेड होता है, लेकिन अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होता है। तो 0 से 10 वाले में 10 इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड है। और 10 से 20 वाले में यहाँ पे 10 इंक्लूडेड हो गया अब, ठीक है, लेकिन 20 इंक्लूड नहीं है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? ये पढ़ा होगा 9th क्लास में, है ना, कंटिन्यूअस और यस सर। जो कंटिन्यूअस नहीं रहता है। बोलो। तो ये आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मान लो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। यही क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। ओके। तो मान लो कि 0 से 10 जो है वो 12 लोगों को आ रहा है मार्क्स, ठीक है। 10 से 20 मान लो 15 लोगों को आ रहा है, देन 20 से 30 मान लो 45 लोगों को आ रहा है, 30 से 40 मान लो 15 लोगों को आ रहा है, और कितना घट गया बताओ, 15 15 30 45 75 और 12 कितना हो गया, ये तो मैंने रफली लिया है, ठीक है, ऐसा। तो ये 13 लोगों को आ रहा है ऐसा, ठीक है। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो सबको ऐड करने पे ये जो है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये तो हमें पता ही है कि जो भी इसमें ऐड करोगे सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी दैट इज कैपिटल N, उससे भी लिख सकते हो, दैट इज बेसिकली हाउ मच, 100, है कि नहीं? यस सर। ओके। अब देखो, अब इसमें इसका मीन कैसे निकालेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ग्रुप्ड डेटा अगर दिया हुआ है तो उसका मीन कैसे निकालेंगे, है ना। सबसे पहले मीन के बारे में ही पढ़ना है अपने को, तो वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा, है ना। तो डेटा तो तुम्हें दे ही रखा होगा, राइट। बिना डेटा के तो हम लोग फिर तो कुछ ही नहीं निकाल पाएंगे, डेटा तो देगा ही देगा। ओके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले ये जो क्लास इंटरवल है, ये जो क्लास इंटरवल दिया गया है उसका हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होता है, बोलो। क्लास मार्क पढ़ा होगा ना? जीरो से 10 अगर क्लास है तो क्लास मार्क क्या लिखते हैं इसका, एनी आइडिया? 5। हाँ, मतलब क्लास मार्क क्या होगा, इसका जो मिडिल वैल्यू है, ये जो क्लास इंटरवल दिया गया है उसका मिडिल वैल्यू, उसका मिडिल वैल्यू निकालना तो आसान है, ये तो सिंपली इसमें उसका एवरेज निकाल देते हैं, है ना। 0 + 10/2 यानी कि 5। तो क्लास मार्क इसका क्या आ जाएगा, 5, ये निकालेंगे, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग इस तरीके से काम करेंगे तो क्लास मार्क निकालना हमारा बहुत ही, मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। और क्लास मार्क को जनरली XI से डिनोट करेंगे यहाँ पे, और ये जो फ्रीक्वेंसी था तो इसको FI से डिनोट करेंगे इस तरीके से, ओके। फिर उसी तरीके से 10 से 20 के बीच वाला क्या आएगा, 15। 50, फिर उसके बाद वाला 25, 25, फिर 35 35 और 35, फिर and 45, 45. 35. ठीक है, ये करेंगे। और ये निकालने के बाद, ठीक है, ये निकालने के बाद व्हाट वी कैन डू, वी कैन मल्टीप्लाई दिस FI XI। ये जो XI आया, क्लास मार्क आया, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60। 15 × 50 15 2 5
45 इंटू 25 कितना होगा? So 1125. पक्का? Yes, sir. ओके देन 15 इंटू 35 15 525. 5 to 5 then 13 into 45 So So 5 585. 5 5. ठीक है, ये आ रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग डायरेक्टली, ये जो हमारे पास एफ आई एक्स आई आया ना, ये जो पूरा रो में आया, इसका समेशन लेंगे हम लोग, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ओके, तो इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करा देंगे। ऐड कराओगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10, 5 5 10 10 10 20, ठीक है, कैरी 2, 6 2 8 2 10 2 12 12 13 14 और 8 22, फिर कैरी 2, सॉरी क्या मतलब कैरी 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 1 3 3 और 5 8 8 5 13 13 और 2 15, कैरी 1 1 1 2, ये आएगा। बोलो, बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये आ गया हमारे पास, है ना। तो मीन निकालने के लिए व्हाट वी कैन डू, है ना। अब तो तुम्हें पता लग रहा होगा कि कैसे निकाल सकते हैं, बताओ। मीन यहाँ पे ये जो आया सिग्मा एफ आई एक्स आई, राइट, इसका अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, तो 252 डिवाइडेड बाई 100, ये करोगे तो कितना आ जाएगा, 25.2 इज द एवरेज मार्क, मतलब 25 के आसपास है इसका एवरेज मार्क क्लास का। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर बट हम लोग क्लास मार्क और नंबर ऑफ मतलब फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, देखो और क्लास मार्क को ही क्यों एक्सआई बोलते हैं? हाँ वही बात है, देखो यहाँ पे क्या करना है ना, हमें तो निकालना मिडिल वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है, राइट, तो क्लास इंटरवल में तो बहुत सारे डेटा होंगे ना, ऐसे 12 डेटाज है, तो उनमें से तुम कौन सा वैल्यू लोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? हर एक से मल्टीप्लाई करने चलोगे तो काफ़ी ज़्यादा तुम कह सकते हो एक तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, है ना, हर एक डेटा के लिए अगर देखोगे। फिर वही तुम दूसरा वाले जो क्लास इंटरवल है इसके बीच में जो भी नंबर्स आ रहे होंगे उसको फिर 15, मतलब वैसे 15 डेटाज हैं, है ना, तो उसको फिर ऐड करोगे। तो वैसा करते करते जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है वो चीज़, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये क्लास मार्क डिफाइन करते हैं। तो ये क्लास मार्क किस चीज़ को बताता है कि जो हमने क्लास डिफाइन किया है उसका मिडिल वैल्यू है ना, इस इंटरवल का वो रिप्रेजेंटेटिव हो गया वो, है ना, यानी ये जो 5 है वो इस इंटरवल का रिप्रेजेंटेटिव है। बात समझ में आ रहा है? तो उसी से अगर हम लोग Yes, sir. मल्टीप्लाई कर देना तो बाकी सारे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये जितने भी नंबर ऑफ डेटा जैसे जैसे ज़्यादा रहेंगे ना, तो उतना एक्यूरेटली तुम्हें मीन जो होगा वो मिलता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. ठीक है। तो ये जो मेथड से अभी हमने बनाया ना, ये जो मेथड अभी हमने बनाया, इस मेथड का जो अभी हम लोगों ने डायरेक्ट बनाया, इस मेथड का ही नाम है डायरेक्ट मेथड। क्या नाम है? डायरेक्ट मेथड। ओके, इस मेथड से बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है ना, मीन को निकालने का 3 तरीका पढ़ना है, ठीक है, मतलब 3 मेथड्स पढ़ने हैं। एक तो जो हम लोगों ने अभी पढ़ा दैट इज डायरेक्ट मेथड, ठीक है, लिख देते हैं 3 मेथड्स क्या क्या है। 3 मेथड्स टू फाइंड मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा। बात समझ में आ रहा है? किसके लिए? ग्रुप्ड डेटा के लिए, ठीक है, अनग्रुप्ड के लिए नहीं। अनग्रुप्ड के लिए तो वो जो सिंपल मेथड है वो तो है ही,
लेकिन ये जो है स्पेशली फॉर कह सकते हो ग्रुप्ड डेटा के लिए है। ओके, तो पहला जो मेथड है दैट इज डायरेक्ट मेथड, जो अभी हम लोगों ने देख लिया। फिर दूसरा जो मेथड है दैट इज, उसको हम लोग कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा वाला जो है इसको हम लोग कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। अब इन तीनों का भी अपने आप में कह सकते हो इम्पोर्टेंस है। इन तीनों मेथड्स का भी अपने आप में इम्पोर्टेंस है, कब तीनों में से कौन सा यूज करना है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, और इस एज्यूम्ड मीन मेथड को भी है ना कहीं मतलब कहीं कहीं पे शॉर्टकट मेथड भी लिखा रहता है। ओके, किसी किताब में आई गेस एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है शॉर्टकट मेथड। ओके, बात समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट मेथड तो हमें पता चल गया। डायरेक्ट मेथड में अपने को करना क्या है? अगर ग्रुप डेटा दिया हुआ है हमारे पास तो सबसे पहले उसका जो भी इंटरवल दिया रहेगा उसका हमें पहले क्लास मार्क निकालना रहेगा। ठीक है, ये दो चीज़ तो तुम्हें देगा पक्का, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। और बाकी तीसरा काम तुम्हें करना है, क्लास मार्क निकालना है। ठीक, देन आफ्टर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ आई एक्स आई वो लिखना है, और वो लिखने के बाद एफ आई एक्स आई को ऐड करना है और फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, और दोनों को ऐड करने के बाद ये फॉर्मूला लगा देना है मीन का। बेसिकली यही तो है। ये चीज़ क्या है? ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, क्लास मार्क के अकॉर्डिंग, और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है एफ आई। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है? डायरेक्ट मेथड बहुत ही ईजी है। ओके, दूसरा जो मेथड है ना दैट इज शॉर्टकट मेथड, और इसका दूसरा नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें भी देखो इसका सेम ही एग्जांपल लेकर के चलते हैं अगर। ठीक है, एक बार कॉपी करते हैं। कॉपी नहीं हुआ क्या? देखो इसमें अगर ये सेम अगर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, और एज्यूम्ड मीन मेथड लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये जो लास्ट वाला जो रो हमने कॉलम बनाया था ये तो पहले हटा देते हैं। इसमें देखो क्या होता है, क्लास मार्क तो निकालना रहेगा अभी भी। ठीक है, अभी भी हमें क्लास मार्क तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करते हैं, ये हमारा एफ आई हो गया, ये हमारा एक्स आई हो गया। यहाँ पे अब हम लोग एज्यूम्ड मीन निकालते हैं, सॉरी एज्यूम्ड मीन मानते हैं। ये जो क्लास मार्क है इनमें से किसी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मानते हैं। ठीक है, मतलब एज्यूम्ड मीन मानने का मतलब क्या है ना कि इसमें से कोई भी एक वैल्यू को कह सकते हो कि एज्यूम कर लो कि वो मीन है। ठीक है, बोलो किसको करना चाहोगे? इसमें से ये जो क्लास मार्क आया उसमें से कोई भी एक वैल्यू को मान लो कि वो एज्यूम मीन है। बोलो 5, 15, 25, 35 और 45 इनमें से किसको मानेंगे? 25। किसी को भी मान लो। ठीक है, चलो इसी को मान लेते हैं। तो इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। एज्यूम्ड मीन को हम लोग जनरली कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो फिर एक नया क्वांटिटी लाएंगे यहाँ पे। ये नया क्वांटिटी क्या है? डी। ठीक है, डी आई इसको लिख लेते हैं। तो डी आई इज बेसिकली व्हाट? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए कहने का मतलब क्या है कि पहला वाला जो क्लास मार्क है उससे जो तुमने एज्यूम मीन माना उसका कितना डिफरेंस है। बात समझ में आया? मतलब कि जो तुमने एज्यूम किया था और जो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग निकालना है, जिस क्लास मार्क के कॉरेस्पॉन्डिंग, उनके और एज्यूम्ड मीन का क्या डिफरेंस है। तो पहले वाले के लिए कितना आएगा? 5 - 25 कितना आएगा?
बोलो 5 माइनस 25 कितना आएगा? -20 -20 है ना, माइनस में आएगा -20। देन उसके बाद ये वाला 15 माइनस 25 -10 -10, फिर 25 माइनस 25 ये तो ऑलरेडी है तो इसका 0 ये तो 0 ही हो जाएगा। देन उसके बाद ये वाला 10 है ना, 35 माइनस 25, देन 45 माइनस 25 विच इज 20। 20 बोलो ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये निकाल लेने के बाद ये जो डी निकाला अपने हम लोगों ने, तो ये डी निकालने के बाद व्हाट वी कैन डू, वी कैन मल्टीप्लाई विद दिस डी इंटू एफ आई। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन आया ना उससे अब हम लोग फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12 इंटू -20 माइनस में आएगा क्या मिलेगा बोलो? माइनस में 240। -240. ठीक है, उसके बाद अगला वाला माइनस 15 इंटू 10 -150। देन उसके बाद वाला 0. 0 हो गया। देन उसके बाद वाला 150 150. एंड देन उसके बाद वाला 260 260। ठीक है, तो ये आया। अब इसके बाद जो हम लोग समेशन ले रहे हैं ना वो इसका समेशन लेंगे एफ आई डी आई का। ठीक है, तो एफ आई डी आई का समेशन लोगे तो ये तो ऑलरेडी -150 और +150 ये दोनों कैंसिल, खत्म कहानी। बाकी बचा क्या? 260 और -240। तो नेट कितना बचा? नेट कितना बचा? 20। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. आ रहा. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू फाइंड द मीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हम लोगों ने डी आई लाया था दैट इज एक्स आई माइनस ए, है ना। अब देखो इसका फॉर्मूला लेकर के आते हैं कैसे निकालेंगे इससे। तो ये आ गया और उसके बाद एफ आई अगर मल्टीप्लाई कर देते ओवरऑल दोनों तरफ, एफ आई डी आई दोनों तरफ, एफ आई डी आई बराबर एफ आई एक्स आई माइनस एफ आई इंटू ए, राइट। और उसके बाद सभी में समेशन लगा देते हैं, समेशन एफ आई डी आई बराबर समेशन एफ आई एक्स आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई इंटू ए। ओके, तो ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसको चाहो तो समेशन के बाहर रख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो, ए बाहर रख करके समेशन ऑफ एफ आई, ऐसा। बात समझ में आ रहा है? दैट इज योर, ये रिलेशन आया। अब उसके बाद इस टर्म को अगर हम लोग इधर ले जाएं तो दैट विल गिव यू ए इंटू समेशन ऑफ एफ आई प्लस सिग्मा एफ आई डी आई दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, राइट। और सभी में फिर से अगर हम लोग समेशन ऑफ एफ आई डिवाइड कर दें ओवरऑल सारे टर्म्स में, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये ए ये प्लस, ठीक है। देन समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई बराबर दैट इज योर, ये क्या था? दैट इज योर मीन। बात समझ में आ रहा है? तो मीन बराबर क्या लिख सकते हो? एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। गॉट इट? बोलो, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका अगर हमें मीन निकालना है, यहाँ पे निकाल देते हैं। इसका हमें अगर मीन निकालना था तो एज्यूम किसको किया था? फॉर्मूला क्या है? ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो व्हाट वी हैव कंसिडर्ड हियर, ए हैज 25 है ना, 25 लिखा प्लस एफ आई डी आई विच इज 20 हेयर 20 अपॉन 100 100, ये 0 से 0 खत्म,
तो कितना आ गया 25 प्लस 0.2 विच इज 25.2। बोलो पिछले बार कितना आ रहा था, देखो क्या बराबर है। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड मेथड टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा बाय एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड। बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। डिफरेंस समझ में आया? सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। सर जो हमने DI लिखा है, सर हम्म वो एक मतलब सीरीज में जाए, जैसे -10 -20 0 फिर 10 20, हम्म तो सर ये हम हर बार ऐसे ही आता है, जैसे मतलब नंबर वही रहेगा? हाँ उसी टाइप का आता है जनरली। जनरली जो आएगा ना हमारे पास, क्योंकि देखो हम लोग इसमें मिडिल वैल्यू ले रहे हैं, है ना। एक तो हम लोग ये क्लास मार्क जो ऑलरेडी मिडिल वैल्यू है तो कुछ एक खास पैटर्न में ही आएगा, क्योंकि क्लास इंटरवल भी कोई एक खास पैटर्न पे ही दिया रहेगा इस वजह से। तो इस पैटर्न का यस ये सर। पैटर्न आ रहा है तो इसमें भी कुछ खास पैटर्न ही आएगा, जाहिर सी बात है ना। यस सर। और वो पैटर्न क्या, वो बेसिकली एपी टाइप का पैटर्न है, देख रहे हो एपी है सारे टर्म्स, सीक्वेंस जो है वो एपी में है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड हो गया, राइट। और इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड इसलिए भी कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है। ऊपर वाले में कैलकुलेशन हमें थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे ऐड जो है ये इस तरीके का नंबर को ऐड करने में थोड़ा सा समय लग गया एज कम्पेरेटिव टू नीचे वाला, है ना। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगा। बात समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन वाइज अगर कहें तो ऐसे देखने में तो लेंदी लग रहा है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज कहें तो आसान है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया पहला मेथड, डायरेक्ट मेथड खत्म। सेकेंड इज एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड। और देखो शॉर्टकट मेथड जो है ना वो तुम डिस्क्रीट वैल्यू के लिए भी लगा सकते हो, डिस्क्रीट वैल्यू के के लिए भी लगा सकते हैं हम लोग। डिस्क्रीट वैल्यू के लिए कैसे लगाएंगे ना, जैसे मान लो कि अगर मान लो तुम्हारे पास ये डेटा है 10 20 30 40 50, है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका अगर डायरेक्ट मीन निकालोगे तो इस सबको ऐड करके फिर डिवाइडेड बाई 5 करोगे, है ना। तो 50 40 40 और 50 90 90 और ये 100 और ये 150, तो 150 बाई टोटल 5, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा मीन, है ना। मीन कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और वही अगर तुम शॉर्टकट मेथड लगाओगे ना या एज्यूम्ड मीन वाला, तो उसके लिए क्या करोगे, किसी एक को एज्यूम कर लो। जैसे मान लो 50 को एज्यूम कर लेते हैं, है ना। लेकिन 50 को एज्यूम करने से क्या होगा, अच्छा ठीक है इसी को एज्यूम कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो उसमें अब क्या करोगे, जो एज्यूम किया है इसका डिफरेंस निकालो। तो 10 माइनस 50 करोगे तो कितना आ जाएगा -40, देन 20 माइनस, ये -30, देन 30 तो ये -20, और इसको करोगे तो -10। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन इसको ऐसा नंबर मान लिया ना, ताकि ये एक्सट्रीम केस में हो गया, तो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज़ मिल रहे हैं, तो वो ज़्यादा सेंस नहीं बनता एज्यूम करना, है ना। तो ज़्यादा एज्यूम करने का जो सेंस बनता है वो कुछ मिडिल वाला कुछ वैल्यू लो, है ना, ताकि उसमें से कुछ ज़ीरो वैल्यू भी आ सके और कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव आ सके, तो उससे हमारा ईजी होगा। ठीक है, इसको ना एज्यूम करके मान लो चलो 20 को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर 20 को एज्यूम किया तो 10 माइनस 20 -10 आ गया, 20 माइनस 20 ये 0 आ गया, देन 30 माइनस 20 ये 10 आ गया, देन 40 माइनस 20 ये 20 आ गया, एंड देन 30 आ गया, इस तरीके से। तो ये जो डिफरेंस आया ना इसका मीन निकाल लो, ये जो जितना डिफरेंस आया सभी का उसका मीन निकाल लो। तो सबको जोड़ करके डिवाइडेड बाई 5 करोगे फिर से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ऑलरेडी, और ये आ जाएगा कितना 20 प्लस 30 50, और 50 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 10। ओके, तो ये जो मीन आया तुम्हारा घटाने के बाद और उसका जो मीन निकाला, तो एज्यूम जो किया था ना उसको में ऐड कर दो, ये जो मीन आएगा नया वाला, तो a प्लस 10 करोगे यानी कि 20 प्लस 10 यानी कि 30। बात समझ में आ रहा है? तो ये डिस्क्रीट वाले में भी काम करता है ये चीज़। बोलो।
नहीं समझा? हम्म, बोलो, समझ में आ रहा है? सर एक बार आप फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? देखो, इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास ये जो डेटा दिया हुआ है, राइट, 10 20 30 40 50, एक तो तरीका है कि डायरेक्ट मीन निकाल दिया तो 30 आ गया, है ना, ये तो डायरेक्ट हो गया। शॉर्टकट मेथड में क्या है कि इसमें से किसी एक को एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, है ना, उसमें से किसी को एज्यूम कर ले, तो उसको एज्यूम कर लेने के बाद जैसे हमने 20 को एज्यूम किया, फिर उसके बाद जो भी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है उसका डिफरेंस ले रहे हैं एज्यूम के साथ। तो पहले 10 माइनस 20 किया तो -10 आया, फिर दूसरे वाले के 20 है तो 20 के साथ 20 माइनस तो 0 आया, देन थर्ड वाले के साथ 30 माइनस 20 किया तो 10 आया, देन 40 माइनस 20 किया तो 20 आया, 50 माइनस 20 किया तो 30 आया, ऐसा। तो ये जो घट करके जो वैल्यू आ रहा है ना, इसका हमने मीन निकाला है, इसका हमने मीन निकाला है यहाँ पे। तो इसका मीन निकालोगे तो 10 10 माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा और 30 और 20 बचेगा, तो 50/5, टोटल तो 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 50/5 यानी 10 आ रहा है। तो ये जो मीन आ रहा है ना, उसको जस्ट हमें क्या करना है, एज्यूम्ड मीन से ऐड करा देना है बस उस मीन को, तो हमारा ओवरऑल मीन आ जाएगा। और वही चीज़ हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं, देखो एज्यूम्ड मीन में ये जो डिफरेंस वाला आया था उसका मीन हम लोग ऐड करा दे रहे हैं। यही काम हम लोग ये ग्रुप वाले के लिए कर रहे हैं, वही चीज़ है, थॉट प्रोसेस सेम है। क्लियर हुआ कि नहीं? यस। यस सर। ठीक है, इसका यूज़ अभी ऐसे तो नहीं आएगा, मतलब ये हम लोग तब यूज़ करते हैं ना जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा मतलब अटपटा सा दिया रहे, है ना, थोड़ा बड़ा रहे वैल्यू, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज्यूम्ड मीन वाले का, ताकि उसमें कैलकुलेशन जो हो थोड़ा कम हो जाए। ओके। और फिर यस सर। और फिर उससे भी ज़्यादा अगर कोई बड़ा वैल्यू रहता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा वैल्यू 1000 में या 2000 10,000 में, तो उसको उसके लिए भी जो तो हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो ये तीसरा मेथड ज़्यादा यूज़फुल होता है फिर उस केस में, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये तीनों ही मतलब ये दोनों मेथड जो है वो बेसिकली कैलकुलेशन को कम करने के लिए ही किया गया है। डायरेक्ट मेथड में जो वैल्यू आ रहा है, जो मतलब मीन निकाल रहे हैं, उसको कैलकुलेशन वाइज कम करने के लिए, ठीक है, इन दोनों मेथड्स का यूज़ किया जाता है। तो स्टेप डेविएशन में जनरली हम लोग इसका यूज़ उसी के लिए करते हैं जहाँ पे लार्ज वैल्यूज़ रहते हैं, ठीक है, और कोई एक कॉमन फैक्टर से वो डिवाइड हो रहा होता है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। बोलो। क्लियर है? यस सर। ओके, तो इसमें देखोगे तो तीसरा वाला मेथड अभी अभी कोई क्लास है सर या? 3 बजे से है क्लास। अच्छा है, तो ठीक है, चलो फिर उसको फिर बाद में करते, तीसरा वाला मेथड, है ना। ये दो मेथड समझ में आ गया ना अभी? यस सर। यस सर। यस। ओके, ठीक है, चलो फिर हम लोग इसको थर्ड वाला जो मेथड है ना वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर। ओके सर। ठीक है, उसके बाद फिर मीडियन और मोड भी बच जाएगा। तो मीडियन और मोड में मेथड नहीं है, उसमें सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पे, है ना, तो वो बस हमें देखना है कि उसको कैसे अप्लाई करते हैं। ओके।